स्टूडेंट्स, अब हम नागार्जुन की सेकेंड कविता फसल का अध्ययन करेंगे। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। आपको ये मैंने पहले भी बताया था कि एक ही शब्द एक से अधिक बार आता है और उसका एक ही जैसा अर्थ होता है तो वहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तो ये लाख लाख कोटि कोटि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है और उधर हजार हजार में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ। इस कविता में भी खड़ी बोली है और मुक्तक छंद है। ये कविता बहुत इजी है। कोटि कोटि मतलब करोड़ों करोड़ों और स्पर्श मतलब छूना। गरिमा मतलब गौरवपूर्ण और गुण धर्म मतलब इसका स्वभाव और प्रभाव। तो देखिए इसका संदर्भ अलग रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश कवि नागार्जुन द्वारा लिखित कविता फसल से अवतरित है। इस कविता में कवि ने फसल के पैदा होने में सबके सहयोग का वर्णन किया है। मतलब फसल जब पैदा होती है तो किस किस का सहयोग रहता है उन चीजों का इसमें वर्णन किया गया है। तो देखिए, एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। अब इसकी व्याख्या देखिए। कवि नागार्जुन कहते हैं कि जो ये फसल उगाने की जो प्रक्रिया है, ये जो प्रोसेस है, उसमें एक नहीं बल्कि दो नहीं बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। मतलब कई नदियों का पानी मिलकर इन फसलों को सींचता है और जिसके कारण ये फसल तैयार होती है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। और जब ये फसल तैयार होती है तो इसमें एक व्यक्ति के नहीं, दो व्यक्ति के नहीं बल्कि लाखों और करोड़ों लोगों के हाथों का स्पर्श इस फसल को तैयार करने में किया जाता है। मतलब कितने ही किसान और कितने ही मजदूर मिलकर इस फसल को तैयार करते हैं। उनकी मेहनत से ही यह फसल तैयार होती है। एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। कवि कहने का मतलब ये है कि एक नहीं, दो नहीं बल्कि कितने ही खेतों की अलग अलग गुण और स्वभाव वाली मिट्टियों से मतलब इन फसलों को तैयार किया जाता है। मतलब इतने तरह की मिट्टियों का जो गुण होता है, प्रभाव होता है, वो धर्म होता है, वो इस फसल के अंदर आ जाता है और इन्हीं से इसका विकास होता है। कई नदियों के पानी से, कई मिट्टियों के गुण धर्मों से, कई मनुष्यों के श्रम से फसलों का विकास होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि मानव का श्रम और नदियों का जल ये सभी मिलकर फसल उगाने में अपना अपना योगदान देते हैं। मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से ही फसल का उत्पादन होता है। आगे देखिए, फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो देखिए इसमें जादू यानी प्रभाव और महिमा यानी महत्व। संदली एक प्रकार की विशेष प्रकार की मिट्टी का नाम है। संदली एक विशेष प्रकार की मिट्टी का नाम है। और रूपांतरण यानी बदला हुआ रूप यानी दूसरे रूप में परिवर्तित करना। संकोच यानी सिकुड़न मतलब सिमट जाना। थिरकना यानी लहराना या नाचना। इसका संदर्भ वही रहेगा। इसका प्रसंग देखिए, इसमें कवि ने नदी, सूर्य और मनुष्य के हाथों के संयोग से फसल का होना बताए। मतलब इतने लोगों के संयोग से मिलकर फसल तैयार होती है। यहाँ पर प्रश्न अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि नागार्जुन फसल को लेकर स्वयं से प्रश्न करते हुए उत्तर देता है कि ये फसल क्या है और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है।
कवि कहता है कि ये फसलें क्या है, कुछ नहीं है, ये फसलें कुछ नहीं है, केवल नदियों के पानी का प्रभाव है, उन्हीं का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, और मनुष्य के जो ये हाथ हैं उनके स्पर्श की महिमा है, मतलब मनुष्य के मेहनत का ये सुखद परिणाम है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, मतलब ये फसलें कहीं भूरी मिट्टी से उपजी है, तो कहीं काली मिट्टी से, तो कहीं संदली मिट्टी से तैयार हुई है। तो ये सारी उन अलग अलग प्रकार की मिट्टी के गुण धर्मों का परिणाम है ये फसलें। रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की तिरकन का। जो ये फसलें हैं, कहने का मतलब ये है कि जो ये फसलें हैं, ये सूरज की किरणों ने ही इन फसलों को अपनी गर्मी देकर इस तरह से इनका आकार तैयार किया है, इनका रूप परिवर्तन किया है, और इनके साथ ही हवाएं जो है इनमें इन्होंने इनको थिरकन मतलब सिमट कर इनमें समा गई है, थिरकन पैदा की है। इन्हें बड़ा करने में पानी, मिट्टी, मनुष्य का श्रम, सूरज की ऊष्मा और हवा, इन सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है। कहने का मतलब ये है कि फसल प्राकृतिक तत्वों के साथ मनुष्य की मेहनत का भी परिणाम है। चलिए क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। पहले फर्स्ट वाली कविता के दंतुरित मुस्कान के, बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कवि के बच्चे की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है कि वह उसे देखकर, कवि अपने बच्चे की मुस्कान को देखकर प्रसन्न हो उठता है। कवि का जो मन उदास रहता है, कवि का जो मन उदास है, वो कल्पनाओं की गहराई में डूब जाता है उस बच्चे की मुस्कान को देखकर, और उसे ऐसा लगता है जैसे मानो उसकी झोपड़ी में कमल का फूल खिल आया हो। और कवि ये सोचता है कि उस बच्चे की मुस्कान को देखकर पत्थर दिल व्यक्ति का भी दिल पिघल जाता है, मतलब उसके अंदर भी प्यार की धारा उमड़ पड़ती है, और बांस और बबूल के पेड़ जैसे नीरस जीवन में प्रफुल्लता और कोमलता रूपी शेफाली के फूल झरने लगते हैं। मतलब कवि कहता है कि बच्चे नहीं, मतलब बच्चे की मुस्कान नहीं है जीवन में, तो उसका जीवन बिल्कुल बांस और बबूल के जैसा नीरस जीवन है। लेकिन जब बच्चे की मुस्कान आ गई तो उसका जीवन शेफालिका के फूल की तरह हो गया है। करना है ये सारे क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में। बच्चे की मुस्कान और एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में क्या अंतर है। बच्चे की मुस्कान निर्मल होती है, निश्चल होती है, जिसमें कोई छल कपट नहीं होता है, मनमोहक होती है, दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने वाली होती है, उसमें किसी की भी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं होता है। जबकि बड़ों की मुस्कान बड़ी कुटिल, मतलब बड़ी क्रूर होती है, क्रोध भरी होती है, बनावटी होती है, और उसमें स्वार्थ भी छिपा रहता है। कवि ने बच्चे की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो कवि ने बच्चे की मुस्कान को अनेक बिंबों से व्यक्त किया है। तो सबसे पहले देख लीजिए, बच्चे की मुस्कान जो है मरे हुए व्यक्ति में भी जान डाल देती है या जान आ जाती है। पहली तो ये बिंब है। दूसरा, ऐसा लगता है मानो झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए हो। तीसरा, कि दंतुरित मुस्कान का स्पर्श पाकर पत्थर दिल व्यक्ति भी द्रवित हो उठता है। चौथा, मानो बबूल और बांस के जैसा नीरस जीवन में भी शेफाली के फूल झरने लगते हैं। इतने बिंबों के माध्यम से बच्चे की मुस्कान को व्यक्त किया है। चौथा नंबर, भाव स्पष्ट कीजिए। छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। तो आपको इसका भाव लिखना है इस पंक्ति को। इसका भाव ये है कि जो छोटे बच्चे की जो दंतुरित मुस्कान है, वो एकदम निश्चल और मधुर मुस्कान देखकर कवि का मन प्रसन्न होता है। उसे ऐसा लगता है मानो उसकी झोपड़ी में कमल के फूल खिल गए हो। कहने का तात्पर्य यह है कि उस नन्हे से बच्चे को देखकर कवि का मन उल्लास से भर जाता है, वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता है। उसके जीवन का सारा अकेलापन और सब कुछ समाप्त हो जाता है।
छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। नन्हे से बच्चे के स्पर्श में एक अद्भुत रोमांच होता है और उसे स्पर्श करते ही ऐसा लगता है कि मानो जैसे हम बबूल और बांस के पेड़ से शेफालिका के फूल झरने लग गए हो। कहने का मतलब यह है कि शिशु की जो मुस्कान है उसको देखकर नीरस व्यक्ति के जीवन में भी प्रेम का संचार होने लगता है। जो ठूठ हृदय जैसा व्यक्ति होता है उसके अंदर भी प्रेम जागृत हो जाता है। अब आपके ये रचना और अभिव्यक्ति वाले क्वेश्चन आंसर है। मुस्कान और क्रोध भिन्न भिन्न भाव है, इनकी उपस्थिति से बने वातावरण की भिन्नता का चित्रण कीजिए। तो देखिए आप, ये आपको करना है कि मुस्कान और क्रोध एक दूसरे के भिन्न भिन्न है, मतलब एक दूसरे के विपरीत भाव है। मुस्कान मन की आंतरिक प्रसन्नता को प्रकट करने वाला भाव है, इसमें स्वयं ही नहीं सामने वाला भी प्रसन्न हो जाता है। जबकि क्रोध मन की उग्रता, मतलब और ज्यादा हम उग्र हो जाते हैं, क्रोध के कारण चिड़चिड़े हो जाते हैं, अप्रसन्नता को भाव व्यक्त होता है। इसको प्रकट करने से हम स्वयं भी दुखी होते हैं, सामने वाला भी दुखी होता है और हम झल्ला उठते हैं और क्रोध करने लग जाते हैं। ये दोनों भिन्न भिन्न भाव है, इसलिए हमें हमेशा मुस्कान वाला भाव ही अपनाना चाहिए। दंतुरित मुस्कान से बच्चे की उम्र का अनुमान लगाइए और तर्क सहित उत्तर दीजिए। वैसे दंतुरित मुस्कान से स्पष्ट है कि उसकी आयु 6 से 8 महीने के बीच होनी चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था में बच्चे के दांत निकलना शुरू होते हैं। बच्चे से कवि की मुलाकात का जो शब्द चित्र उपस्थित हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए या आप रहने दीजिए। ये कविता की व्याख्या में हो गया होगा, क्योंकि ये पूरा कविता का सार ही है, इसलिए आप ये क्वेश्चन रहने दीजिए। अब फसल कविता के क्वेश्चन आंसर देखिए। कवि के अनुसार फसल क्या है? तो कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, सूरज की किरण मतलब धूप, हवा की थिरकन और मनुष्य के श्रम का सबका मिला जुला रूप है और उन्हीं से फसल तैयार होती है। इन फसलों में कई नदियों का जल का जादू समाया होता है। सभी प्रकार की मिट्टियों के गुण धर्म इसमें मिले हुए होते हैं। सूरज और धूप के झोंकों, सूरज की धूप और हवा के झोंकों का प्रभाव भी इसमें होता है। इन सब के योगदान से ही किसानों और मजदूरों का श्रम भी जुड़ा होता है। इन सब से मिलकर फसल तैयार होती है। कविता में फसल उपजाने के लिए आवश्यक तत्वों की बात कही है। वे आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं? तो वे आवश्यक तत्व हैं नदियों का पानी, विभिन्न प्रकार की उपजाऊ मिट्टी, सूरज की किरणें, मंद मंद बहती हवा और कई मनुष्यों का श्रम, धीरज और कई मनुष्यों की लगनशीलता और निस्वार्थ भाव। ये सारे फसल को उत्पन्न करने में उत्पन्न करने में इन सब का सहयोग है। फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या व्यक्त करना चाहता है? इसमें कवि यह व्यक्त करना चाहता है कि फसल को उगाने में मानव के हाथों का स्नेहिल श्रम लगा होता है। जब मनुष्य खेतों में फसल तैयार करता है तो वो बड़े ही प्रेम से और बड़े ही लगन से उसे वहां पर उत्पन्न करता है, क्योंकि जब किसान और मजदूर अपने हाथों से स्वयं श्रम करके फसल को उगाते हैं और बढ़ाते हैं तभी फसल तैयार होती है। और फसल का फलना फूलना ही किसानों के श्रम की गरिमा और महिमा है, जिसके कारण फसलें बढ़कर तैयार होती है। जब फसल अच्छी तैयार होती है और अच्छी लहर लहराती है तो किसान अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। भाव स्पष्ट कीजिए। रूपांतर है सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। इसका भाव, इन पंक्तियों का भाव यह है कि फसल पर जो सूरज की किरणें और हवा के झोंके का जो प्रभाव पड़ता है, और ये फसलें और कुछ नहीं है बल्कि सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है, क्योंकि फसलों में हरियाली और सूरज की किरणों के प्रयास के कारण ही आती है।
और फसलों को बढ़ाने में हवा का भी अपना योगदान रहता है, इसलिए फसलें हवा का सिमटा हुआ और सीमित रूप भी प्रतीत होती है। नेक्स्ट देखिए, रचना और अभिव्यक्ति। कवि ने फसल को हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म कहा है। तो देखिए, पहला, मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे? तो सबसे पहले देखिए, मिट्टी के गुणधर्म को आप कैसे परिभाषित करेंगे? तो देखिए, मिट्टी में रचे बसे विभिन्न प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व जो मिट्टी में मिलकर उसके उपजाऊपन को बढ़ा देते हैं और बल्कि विशेष बना देते हैं। इसी उपजाऊ मिट्टी से फसल तैयार होती है। दूसरा है, वर्तमान जीवन शैली मिट्टी के गुणधर्म को किस तरह प्रभावित कर रही है? तो वर्तमान जीवन शैली यानी हमारे जीवन जीने का तरीका जो है वो मिट्टी के जो गुणधर्म है उसको बुरी तरह से प्रभावित और प्रदूषित कर रहा है। ये जो उपजाऊ मिट्टी की जो ये उपजाऊ शक्ति है उसको ये जहरीले रसायन से समाप्त किया करती है। मतलब रसायनों के मिश्रण से मिट्टी की शक्ति समाप्त होती जा रही है, जिसके कारण धरती की उत्पादन क्षमता भी घटती जा रही है और मिट्टी की उत्पन्न करने की क्षमता भी घटती जा रही है और जमीन बंजर होती जा रही है। और ये जो केमिकल, ये फैक्ट्रियां, इनसे निकलने वाले ये जहरीले तत्व ये मिट्टी के मूल स्वभाव को खत्म करते जा रहे हैं। और जो हम ये अपन ये जो जमीन के अंदर ये हैंडपंप खोदते हैं और ये जो बोरिंग लगाते हैं, ये भूगर्भ के जल से विदोहन से भी मिट्टी के पोषक तत्व समाप्त होते जा रहे हैं। मिट्टी द्वारा अपना गुण धर्म छोड़ने की स्थिति में क्या किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना की जा सकती है? मिट्टी जब अपना गुण धर्म छोड़ देती है तो किसी भी प्रकार के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसी स्थिति में मिट्टी बंजर हो जाएगी, जिसके कारण फसलें पैदा नहीं हो सकेगी। और जब फसलें पैदा नहीं होगी तो इस प्रकृति पर और इस धरती पर प्राणी क्या खाएगा? ऐसी स्थिति में जीवन की कल्पना कैसे संभव हो सकती है? मिट्टी के गुण धर्म को पोषित करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है? तो इसको पोषित करने में हमारी सबसे अहम भूमिका है, क्योंकि हम संज्ञावान प्राणी हैं सबसे पहले तो, इसलिए हमें सबसे पहले मिट्टी के गुण धर्म को प्रभावित करने वाले जो कारक है उनकी जानकारी करनी चाहिए और रासायनिक खादों के स्थान पर कंपोस्ट खाद का प्रयोग करना चाहिए। प्रदूषित करने वाले कारकों से मिट्टी की रक्षा करनी चाहिए। रासायनिक करनी चाहिए। प्रदूषित करने वाले कारकों से मिट्टी की रक्षा करनी चाहिए। अधिक फसल लेने के लालच में हमें कीटनाशक रसायनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पाठ्येतर सक्रियता, ये आपको नहीं करना है, ये भी आपको नहीं करना है। उसके बाद आपकी ये शब्द संपदा है जिसे आपको लर्न करना है, लिखना कुछ भी नहीं है। बस जितने क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसमें समझाए वो सारे आपको कॉपी में करना है। दोनों कविता की व्याख्या करनी है। ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।